बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 25 और इस लेक्चर में हमने बुक 1 के सॉल्यूशंस का सेकंड हाफ पढ़ना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सॉल्यूशन का फर्स्ट हाफ पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में काफ़ी डिबेट की थी, रॉल्स लॉ की बात की थी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये एक सॉल्यूशन से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। जब हम एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बनने के बाद क्या क्या वेरिएशन आती हैं चंद प्रॉपर्टीज में, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं कि ये हैं क्या। डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, हम उस सोल्यूशन में कुछ सोल्यूशन बनाते वक्त जो भी सॉलिड सोल्यूट या कोई दूसरा लिक्विड सोल्यूट ऐड करते हैं, सोल्यूशन बन जाता है। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती है। कितनी वेरिएशन आएगी ये डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। कितनी अमाउंट में आपने सोल्यूट ऐड किया है, ये चीज डिसाइड करेगी। इस चीज का कोई रोल नहीं है कि हमारे पास नेचर ऑफ पार्टिकल क्या थी, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल क्या थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वल अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। मैंने 3 डिफरेंट बीकर्स में 1 किलोग्राम वाटर ले लिया, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम वाटर। उसमें मैंने फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया, 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया। मैंने 60 ग्राम यूरिया ऐड की। अब 180 ग्राम ज्यादा मैस है, 60 ग्राम यूरिया 1/3 ऑफ दैट मैस है। मैंने 342 ग्राम सुक्रोज ऐड कर दी। अब अगर मैं अमाउंट देखूं तो बहुत ज्यादा है, फर्क है। यहां पे मैं अमाउंट का जो वर्ड है वो क्लियर करना चाह रहा हूं। तो जब आपने इसका मटेरियल मिक्स किया, सॉल्यूशंस बनाए, तो मेरे पास अगर मैं यूरिया का मोलर मैस देखूं तो 60 ग्राम है, गिवन मैस 60 ग्राम है, 60 डिवाइडेड बाय 60 1 मोल। आपने 1 मोल ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया। बिल्कुल इसी तरह आपने सेकंड बीकर में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से मुराद ये है कि अगर मैं 180 ग्राम गिवन मैस को ग्लूकोज के मोलर मैस 180 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 1 मोल ही आता है। तो 1 मोल को मैंने ऐड किया तो 1 मोलल सोल्यूशन बना ग्लूकोज का। हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब हम मोलालिटी की बात करते हैं तो हम पहले सॉल्वेंट को इन 1 किलोग्राम रिसीव कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं, उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं जितने भी मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड करने हैं। और तीसरे केस में मैंने कहा था, लेट्स सपोज कि मेरे पास सुक्रोज है, तो 342 ग्राम इतनी बिग अमाउंट में कंपैरेटिव टू दैट वन कि कहाँ पे 60 ग्राम है, फिर 180 ग्राम है, बट नंबर ऑफ मोल्स आपने उतने ही ऐड किए क्योंकि मोलर मैस सुक्रोज का 342 है, तो 1 मोल आपने सुक्रोज ऐड किया। अब आपने ये 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए। इन तीनों डिफरेंट सॉल्यूशंस के बनाने के बाद जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो भी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, इन सब में वेरिएशन बिल्कुल एक जैसी आएगी, क्योंकि हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर द मोलैलिटी, इनफैक्ट दे आर इनफैक्ट द मोलल क्वालिटीज। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि दे आर मोलल क्वालिटीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलैलिटी पे डिपेंड करती हैं। वो तमाम सॉल्यूशंस जो कि मोलैलिटी सेम रखेंगे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या? हमारे पास आप देख सकते हैं, मैंने पहला पॉइंट लिखा है lowering of the vapor pressure. Lowering of the vapor pressure mean if you are going to make a new solution by adding some solute in the solvent, तो solvent अपने vapor pressure से वेरिएंट हो जाएगा। जब vapor pressure चेंज होगा तो boiling point में फर्क आएगा। Elevation of the boiling point, हमारे पास जो फिनोमिनन ऑब्जर्व करना है, डिस्कशन में लाना है। तीसरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। This one is not being discussed in your book or in your syllabus, but this name is an important information कि अगर आपसे एंटी टेस्ट का एमसीक्यू पूछ लेता है कि which one of the following
इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें ए बी सी ऑप्शंस में आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कह देता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह देता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कह देता है, डेल्टा ऑल ऑफ देम कह देता है, तो यू विल आंसर ऑल ऑफ देम, आपको पता होना चाहिए। बट डियर स्टूडेंट्स, अब एंटी टेस्ट के हवाले से इसको हम मिक्स इन करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त सा फिनोमेनन आता है, ये कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैं पढ़ूंगा, मेरे पास डिसइंटीग्रेशन या डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड, जो भी मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूं वो बड़ा बुनियादी रोल प्ले करेगा। मैं जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करूंगा, आप जानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आयोनाइज नहीं होते। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरा यूनिट वन यूनिट के तौर पे रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी सुक्रोज की बात की, मैंने यूरिया की बात की, मैंने ग्लूकोज की बात की, ये तीनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब मैं इनको डिसॉल्व करता हूं तो हर सुक्रोज या ग्लूकोज या यूरिया का जो मॉलिक्यूल है वो अलहदा से अपना एक रोल प्ले कर रहा है एज अ वन यूनिट। लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ NaCl ऐड करूंगा आयनिक कंपाउंड, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा, इसके केटायन एनाइंस अलहदा हो जाएंगे, जो कि एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे अपना रोल प्ले करेंगे। और मेरे पास 1 मोल NaCl डिसॉल्व करने से 2 पार्टिकल्स जनरेट होंगे, पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने अपने कंपैरेटिव रिस्पांस में जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, जब पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे तो इनका रिस्पांस भी डबल हो जाएगा। क्लियर? और एक और अहम बात जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हुआ। सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स ने एक एक सॉल्यूट पार्टिकल को अलहदा नहीं किया, पार्टिकल्स की डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हुई, लिहाजा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होंगी। हमारे पास अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हम डियर स्टूडेंट्स उसको मैक्सिमम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे, ताकि हमारे पास जो भी सॉल्वेंट है वो अपने उस सॉल्यूट के हर पार्टिकल को अलग-अलग कर दे और हर पार्टिकल अपनी अलग आइडेंटिटी की बुनियाद पर इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे। ठीक हो गया? ये जनरल बैकग्राउंड तैयार किया है ताकि आगे हमारे जो क्वेश्चंस है वो इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग में। एक छोटा सा MCQ फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर प्रोमिनेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो सारी डिस्कशन मैंने की ये आप लोगों के लिए की, एक एंट्रेंस टेस्ट के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए की, और उसका प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोर प्रोमिनेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसने हमें 3 सॉल्यूशंस दिए। 0.1 मोलर ग्लूकोज and 18 gram of glucose will be dissolved in 1 kilogram of water. 0.1 molar glucose, 0.1 molar sucrose, 34.2 ग्राम सुक्रोज को डिसॉल्व करेंगे। हमने 0.1 मोलर बनाना है ना, तो ये 60 ग्राम से 6 ग्राम ऑफ द यूरिया इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर। डिफरेंट अमाउंट्स हैं बट इनके नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं। और उसके बाद जो नेचर है इन सब्सटेंसेस की, ये भी 1 यूनिट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, डिसोसिएट नहीं होगा। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुक्रोज भी डिसोसिएट नहीं हो रहा। हमारे पास यूरिया भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकेला ही रहेगा। अब इनकी मोलैलिटी भी सेम है और पार्टिकल्स की तादाद भी सेम है। अब कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे तो भाई इन तीनों में रिस्पांस बिल्कुल सेम आएगा। दे ऑल विल शो द सेम प्रॉपर्टीज, तो इसका आंसर होगा डेल्टा। हाँ, अगर मैं इसी से एक नया MCQ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर प्रोमिनेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पे ग्लूकोज रहने देता, यहाँ पे मैं 0.1 मोलल मोलैलिटी चेंज ना करता, लेकिन मैं कंपाउंड चेंज कर देता NaCl, सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने अभी अपने डिस्कशन में कहा, ये आयनाइज होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। अगर मैं जो 0.1 मोलर FeCl3 कर देता, फेरिक क्लोराइड कर देता, अब ये आयनाइज होगा तो 3 क्लोराइड आयन और एक Fe+3 आयन बनेगा, टोटल 4 आयन बनेंगे, 4 Na पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब मैं आसानी से अपनी सारी डिबेट के कॉन्सेप्ट को समराइज करते हुए कहूंगा भाई चार्ली ऑप्शन विल बी माय आंसर,
क्योंकि चार्ली ऑप्शन में FeCl3 होगा और FeCl3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैक्सिमम है। क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम मोलालिटी बेस्ड प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो एक फिनोमिनन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जिसमें से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, उनकी वर्डिक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट KB। ये क्या है? जिसे हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute in a volatile solvent। क्यों बोला मैंने नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इसलिए सोल्यूट की बात की कि जब मैं वोलेटाइल सोल्यूट कह दूंगा तो इसका मतलब है माइट पॉसिबल ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन वो वेपोरेट हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, अमाउंट कम हो जाए, पार्टिकल्स कम हो जाए और फिर हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी। हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, हमारे पास जब सॉल्यूशन बनता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होना चाहिए ताकि जो फिक्स फिगर मेरे पास मौजूद है वो रहे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसको KB कहते हैं। इसकी डेरिवेशन अभी साथ में हम देखेंगे। इसी तरह जैसे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट KB है, इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, उससे एसोसिएटेड जो डाटा है, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट for 1 molar solution of a non-volatile and a non-electrolyte। So स्टैंडर्ड बनाया 1 molar solution, चाहे वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए हो, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है और किसी भी सॉल्यूट के, उस सॉल्यूट के जो नॉन वोलेटाइल है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंज्यूम नहीं होगा, जो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो कम नहीं होगा, उसका 1 मोल जब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो वेरिएशन का स्टैंडर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरी बात सुने कि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की बात आ जाती है तो KF की बात होगी इन दोनों की डेफिनेशंस के बाद। अब हम प्रॉपर्टीज को थॉरोली पढ़ते हैं। लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। व्हाट इज लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर? जब हम सोल्यूशन बनाएं तो वेपर प्रेशर कम हो जाए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। मतलब रॉल्स लॉ में अगर मैं लिंक करूं अपने प्रीवियस लेक्चर से, एक इंपॉर्टेंट MCQ, अगर मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स किसी ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो रहा है, यानी रॉल्स लॉ से कौन सी डेविएशन हो रही है? नेगेटिव डेविएशन हो रही है, तो वो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? एलिवेट कर जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। तो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जब हम पढ़ने जा रहे हैं और रॉल्स लॉ का तस्करा करने जा रहे हैं तो इससे एसोसिएटेड जो थिंग्स हैं उनको भी हम इधर देखेंगे। मैंने रॉल्स लॉ से स्टार्ट किया, हम डेफिनेशन ऑफ द रॉल्स लॉ के मुताबिक पढ़ के आए थे। दैट वाज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द रॉल्स लॉ, दैट लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतने ज्यादा पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं आप, जितने ज्यादा पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं उतनी ज्यादा वो प्रॉपर्टी प्रोमिनेंट हो रही है कोलिगेटिव। हम जानते हैं कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन रॉल्स लॉ की यहाँ पे भी प्रूव हो रही है या इस फिनोमिनन को भी प्रूव कर रही है कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कहते हैं। x2 मोल फ्रैक्शन सोल्यूट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब से एक लम्हा पहले मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, प्रॉपर पढ़नी है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो मैक्सिमम डाइल्यूट होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन दैट सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, सोल्यूट निग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होगा तब ही हमारे पास तमाम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ना सोल्यूट के पार्टिकल्स को और उनको अलग-अलग कर देंगे। अब देखें मोल फ्रैक्शन, हम जानते हैं किसी भी एक इंग्रेडिएंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। मैं एक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसमें N2 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अभी मैंने बोला कि एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सो N2 इज निग्लिजिबल। ये जो मैंने वर्ड्स बोला था तो मैं N2 नहीं लिखता, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मैं लिख सकता हूँ N2 ओवर N1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द N1
N2 बहुत कम है, डेरिवेशन वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास ये जो फिगर सामने आती है। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है गिवन मास ओवर मोलर मास, उसका फार्मूला ज़हन में रखते हुए उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो यही इक्वेशन क्या बन जाती है, ये आपके सामने डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके पास एक डिस्क्रिप्शन आ जाती है। हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फिनोमेना को जब हमने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के एतबार से देखा तो हमारे पास डिफरेंट फिगर्स आ जाती हैं। और इस फार्मूले की बेस के ऊपर एंट्रेंस टेस्ट में आपसे क्वेश्चन कर सकता है, मैंने आगे एक एमसीक्यू दिया है कि भाई इस फार्मूले के मुताबिक मुझे बताएं कि क्या आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं मोलर मास ऑफ द गिवन सॉल्यूट, अगर आप मुझे बाकी वैल्यूज बता दें और मुझे ना पता हो कि मोलर मास सॉल्यूट का क्या है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं गिवन मास को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर बाकी इन सारी प्रॉपर्टीज में से जो एक प्रॉपर्टी बता दी जाए तो वो कैलकुलेट की जा सकती है, फार्मूला ज़हन में रखा जा सकता है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और मजीद बात करते हैं। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन होगी। ये एक अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक प्रिंसिपल वही है कि हमारे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो फिनोमेनन उतना ज्यादा सामने आएगा। इनको इंटरलिंक तो करना ही है, पता भी लग रहा है, अभी बोला भी है कि जितना वेपर प्रेशर लो करेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना एलिवेट करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है देखें, मिसाल के तौर पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं डेल्टा टीबी, तो जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी उतनी ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी। क्या मतलब, मोलैलिटी कब ज्यादा होगी सर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप ऐड करेंगे किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, क्योंकि मोलैलिटी में जब बात करनी है तो सोल्यूशन तब बनाना है जब पहले हमने 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट अचीव कर लेना है। मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है सॉल्यूशंस का, उसमें मोलैलिटी और मोलैलिटी का फर्क भी सामने आता जाए। तो देखें डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं खत्म करता हूं तो के बी, ये मेरे पास मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम डिराइव करेंगे के बी इज टू डेल्टा टी बी ओवर एम। एक एमसीक्यू आया था उसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब देखें कि नथिंग इज यूजलेस, मिसाल के तौर पे के बी डेल्टा टी बी ओवर एम, इसके यूनिट्स पूछे जाते हैं, टेम्परेचर की यूनिट सेंटीग्रेड, और मोलैलिटी के ऑफ कोर्स हम इसको पर मोलैलिटी कह लें, या अगर इसको भी ओपन करें तो फिर ये मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में रख दिया। मोलैलिटी के यूनिट होते हैं मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। और जब मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो वो मेरे पास किस फॉर्म में आते हैं, ये देखें क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। द यूनिट्स ऑफ के बी आर, ऑप्शन ए सेंटीग्रेड डेल्टा टी बी। अच्छा, मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम था लेकिन डिनोमिनेटर में था, जब ये ऊपर रेंज होके आएगा तो पर मोल किलोग्राम हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन एक एमसीक्यू आया हुआ है, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। इस लेवल पे भी यूनिट्स की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताएं कि यूनिट्स ऑफ द केबी आर, तो यू आर गोइंग टू आंसर दैट इन दिस वे। अल्फा ऑप्शन है, बाकी मैंने जो ऑप्शंस लिखी हैं दे आर द रॉन्ग ऑप्शंस। आपने निहायत विजिलेंट होकर आंसर करना है, यूनिट्स पे भी फोकस करना है। आगे एज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का मैं अगर मोलैलिटी का जो ओरिजिनल जेन्युइन फार्मूला है, तो गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं उसकी एक सर्टेन अमाउंट को 1000 को ऊपर ले जाता हूं और दूसरा जो उसका वेट है गिवन आस्क वेट उसको नीचे ले आता हूं, वो तमाम फार्मूला जो मैंने कल भी पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था, अगर उसको मैं यहाँ पे पुट इन करता हूँ मोलैलिटी की जगह तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है। तो मेरे पास एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इस फार्मूले से भी कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आप मुझे बता दें कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है, जैसे वाटर का मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है 0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो अगर मुझे डिफरेंट सॉल्यूशंस के डिफरेंट मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हैं, मुझे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बता दिया जाए, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बता दिया जाए, मोलर मास बता दिया जाए, और ये तीसरा फैक्टर जो कि मास ऑफ द सॉल्वेंट है, जिसमें भी वो पूछना चाह रहा है कि कितने सॉल्वेंट में इतने सोल्यूट से क्या चेंज आएगी, तो आई कैन कैलकुलेट दैट चेंज। और सिमिलरली यहाँ पे मैं रीअरेंज करके मोलर मास ऑफ द सोल्यूट भी बता सकता हूँ अगर मुझे बाकी चीज़ों का पता हो। दैट आर द नोशंस व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द बुक। और इससे रिलेटेड एक छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि यू
are liable to answer every question in the entrance test which is going to be asked from you by the examiner. क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखे है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अब ये जो मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया है, इसमें मैंने लैंड्सबर्गर मेथड एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने लैंडबर्गर्स मेथड की वो जो सारी स्टोरी है कि मेरे पास एक सोल्यूट होता है, उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, एक सोल्यूशन बनता है, फिर प्योर सॉल्वेंट से कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क आया है, वो हम थॉरोली पढ़ेंगे। बट उसके कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, एंट्रेंस टेस्ट की क्लास है जिसमें मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं कि कौन सा मेथड यूज होगा। हाँ, हमें पता है, हम जानते हैं। उसका क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो लैंड्सबर्गर मेथड है, हम जानते हैं ये। और ये बैकमैन मेथड हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं। सो इसमें आपको अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करता है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, तो फिर आप बैकमैन मेथड कह देते। ये लिंडेस मेथड वो हमने जूल्स थॉमसन इफेक्ट से ड्राइव किया है, आपको पता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए यूज किया जाता है, रेलेवेंट। तो आंसर इज अल्फा। अब एमसीक्यू देखें, बैकमैन्स थर्मोमीटर। अब मैंने कहा कि मैंने कॉन्सेप्ट को कैरी किया है, लेकिन हमारे पास चाहे लैंडबर्गर्स मेथड हो चाहे बैकमैन्स मेथड हो, इन तमाम मेथड्स में जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज हुई है, जो प्रोसीजर यूज है, बहरहाल पढ़ा तो है हमने, हमें उससे रिलेटेड चीज़ों का आंसर आना चाहिए। तो एक थर्मोमीटर यूज होता है, बैकमैन्स थर्मोमीटर। ये एमसीक्यू एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है, इसलिए आपसे शेयर किया है। तो वो मिनिमम कितनी वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर सकता है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया, दैट इज 0.01 केल्विन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यू आप लोगों के लिए प्लेस किया गया। अब मैंने कहा कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम बैकमैन मेथड की बात कर रहे थे, लैंड्सबर्गर मेथड की बात कर रहे थे, हमने वो प्रोसीजर पढ़ा है, हमें पता है, हम उसके कॉन्सेप्ट को तो अभी डिस्कस करके आए हैं जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लेकिन छोटी छोटी चीजें जिनका हमें पता है वो हमसे पूछेगा। ये एमसीक्यू इन मेथड से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, आप हीट अप करना चाहते हैं सॉल्यूशन को एंड यू यूज द वेपर्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यू यूज द वेपर्स of one material to heat up another material। ये कौन सा मेथड है, ये क्वेश्चन किया गया। देखें, heat transfer in the Landsberger's method is by the phenomenon of, आप डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, नहीं सर, उसमें तो डिफरेंट इनर आउटर ट्यूब्स हैं, आपके पास डिफरेंट बल्ब्स हैं, वेपर्स जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वेपर्स हीट ज्यादा कैरी करते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट लेके जाते हैं, वो वेपर्स दूसरे लिक्विड की सरफेस से टच करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं लेटेंट हीट ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन इसने यहाँ पे किया है कि बाय द फिनोमेनन ऑफ हीट ट्रांसफर, किस फिनोमेनन से होती है, जो हीट होती है दैट इज द लेटेंट हीट, दैट इज नॉट द डायरेक्ट हीट, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द वेपर्स फ्रॉम वन मटेरियल टू द अनदर मटेरियल। क्लियर हो गया? तो ये भी एक एमसीक्यू है जो आप याद रखेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वही स्टोरी, वही रॉल्स लॉ को अप्लाई किया, उसी तरह फिगर एंड वैल्यू ऑफ द मोलैलिटी इन द सॉल्यूट को पुट इन करके जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में फार्मूलाज ड्राइव किए थे, सेम वही फार्मूला आप देख सकते हैं। बट एक चीज का फर्क है कि यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास के एफ आ जाएगा, हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा, वहाँ पे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आता था, बाकी चीजें वही हैं, और हमारे पास वहाँ पे टी बी आता था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ आएगा, और बाकी सेम फिनोमेनन है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का, इन डेरिवेशंस का मकसद ये है कि हम जब भी सोल्यूशन बना रहे हैं, सोल्यूशन बनता है सोल्यूट के ऐड करने से, सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऐड करने से, मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं और उसके सोल्यूट के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बढ़ रही है, हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो डिफाइन कर दी गई, एक्सप्लेन कर दी गई। अब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का बेसिक क्वेश्चन उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में यही करना है कि भाई मैं खास टाइप ऑफ कंपाउंड करूंगा, वो उसकी नेचर, उसके साइज का बड़ा होना, उसके साइज का छोटा होना, उसका बड़ा स्ट्रक्चर होना, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि वो कितने पार्टिकल्स जनरेट करेगा। और सारे एंट्री टेस्ट के सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं कि हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट सॉलिड है, चाहे छोटा है या बड़ा है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक ही रहेगा।
आयनिक सॉलिड जितने आयंस हैं उतने हिस्सों में डिवाइड होगा, आयनाइज होगा, और उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे उतनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिस्पेक्टेबल चेंज आएगी, चाहे वो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर हो, चाहे वो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो। क्लियर है? एक एमसीक्यू देखते हैं। इन इक्वेशन से रिलेटेड मैंने एक एमसीक्यू लिख दिया, द इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द डेल्टा टीएफ कैन आल्सो कैलकुलेट। ये जो डेल्टा टीएफ को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है, ये क्या क्या कैलकुलेट कर सकती है? कहता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कहता है क्या गिवन मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकती है? जी हम कर सकते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में अगर हम कंफ्यूज्ड हो जाए, बाकी चीजें हमारे पास मौजूद हो, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस वी कैन कैलकुलेट इन अ सिंपल वे। इसके अलावा हम जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जो यूनिट इस इक्वेशन में मौजूद है, अगर बाकी चीजें हमें मालूम है तो वी कैन कैलकुलेट दैट। तो इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि जब आप इक्वेशन पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो W1 है ये क्या है, W2 क्या है, डेल्टा TF क्या है, KF क्या है, इनका पता भी होना चाहिए कि ये सिंबल्स किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। वह स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके सारे मैकेनिज्म को पढ़ा, उनकी वजह से क्या किस तरह कैसे असरअंदाज होता है वो हमने देखा, और एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। अब ये है कि ये तमाम जो फिनोमेनन है इसका यूज किया है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आपकी बुक में दिया गया है, हम रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ की बात की है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट। ये तो हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि जब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो हम सोल्यूट जो भी ऐड किया गया है उसके मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी प्रैक्टिस किया एमसीक्यू में भी कि अगर हमारे पास फार्मूले में मौजूद बाकी चीजों का पता है तो वी कैन कैलकुलेट दैट। एप्लीकेशन है जी इसकी आपने याद रखना है। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयनाइज होने वाले जो मटेरियल्स हैं, जो कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स हैं। मेरे पास अगर 1 मोल चीज के ऐड करने से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर 2 आयंस बने हैं। इसी तरह अगर मेरा 1 मोल कोई भी सोल्यूट है उसको ऐड करने से मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है जो हमारे सिलेबस में है, अगर उसमें 3 गुना इजाफा होता है तो फिर हम समझेंगे कि ये जो 1 मोल सॉल्ट मैंने ऐड किया है, जो सोल्यूट ऐड किया है, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसोसिएट हो गया 3 आयंस में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हमें फार्मूला पता ना हो, लेकिन हम ये जरूर जज कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूट है ये इतने पार्ट्स में डिसोसिएट होगा। स्टूडेंट्स इस लाइन का ये मतलब है बिल्कुल इससे रिलेटेड एविडेंस ऑफ अ कंपाउंड टू फॉर्म अ डाइमर और ट्राइमर। मैं आगे एमसीक्यू भी शेयर करूंगा। आप मिसाल के तौर पे जानते हैं कि एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनको जब हम पोलर सॉल्वेंट्स में डालते हैं तो डेफिनेटली वो अपने सिंगल यूनिट की फॉर्म में उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, देन यू बेटर नो एक साइक्लिक डायमर बनाते हैं। अब साइक्लिक डायमर का मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स एक यूनिट की फॉर्म में आ गए। अगर आपको याद होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने पढ़ाया था आपको कि मेरे पास जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड उसको बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो मेरे पास जो मोलर मास है एसिटिक एसिड का जो 60 होता है वो 120 होके सामने आता है, डबल हो जाता है। मतलब वो 2 डिफरेंट यूनिट अब एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग एज 1 पार्टिकल। क्लियर है? एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे। मैंने किसी चीज के 2 मोल्स ऐड किए लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड के, और मेरे पास जो चेंज इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आया है वो सिंगल यूनिट फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है मेरे वो जो 2 यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन कर गए हैं। अगर 3 यूनिट्स को ऐड किया तो वो ट्राइमर बन गए हैं।
सो दिस लाइन एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, जिसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता चुका हूं कि एंट्रेंस टेस्ट में जो स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, वो इन ट्रिक्स के ऊपर बेस करती है। इंक्रीजिंग द लिक्विड रेंज ऑफ एंटी फ्रीजर्स, हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, गाड़ियों के रेडिएटर्स में यूज करते हैं। क्या मकसद होता है कि हमारे पास जो हीट ऑफ इंजन होती है दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और वो जो लिक्विड एंटी फ्रीजर, यूजुअली हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं विद द मिक्सिंग ऑफ द वाटर। लेट्स सपोज जो भी चीज होती है हम कहते हैं कि यार वो इतनी जल्दी एवेपोरेट ना करे और वो लिक्विड फॉर्म में रहे और वो मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, जो कि इंजन को कूल डाउन करेगी। क्लियर? अब अगर मैं कोई इंप्योरिटी ऐड करता हूं, इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या है, 1 मोल इंप्योरिटी ऐड की, लेट्स सपोज मैं वाटर की बात करता हूं जो कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 0 से पहले वो सॉलिड फेज थी, 100 के बाद वो गैसियस फेज है। मैंने इसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, 1 मोल इंप्योरिटी। अब क्या होगा, इस तमाम फिनोमिनन के मुताबिक जो हम पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी। हाँ, 1 मोल ऐड किया तो 100.52 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, और साथ ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगी, -1.86 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब आप अंदाजा कर सकते हैं क्या होगा, हमारे पास उधर से फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गया और फ्रंट से हमारा बॉइलिंग पॉइंट रेस कर गया, लिक्विड रेंज बढ़ गई, तो हमारे पास इंप्योरिटी ऐड करने से लिक्विड रेंज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा यूज ऑफ द एंटी फ्रीजर्स बड़ा वैलिड हो जाता है और हम इसको यूज करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच सोल्यूशन विल बी मैक्सिमम। अब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, किस सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट्स अ प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में मैक्सिमम होगी, कौन ज्यादा डिप्रेस होगा, भाई जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। ऑप्शन ए 1 मोलर NaCl, NaCl 2 आयंस बनेंगे, 1 मोल ऐड करने से 2 Na पार्टिकल्स हो जाएंगे। ओके, 1 मोलर यूरिया नहीं, ये 1 Na पार्टिकल्स ही रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 Na है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 Na होगी, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम प्लस एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन हो रहे हैं। FeCl3 में Fe+3 ये 4 Na पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें मैक्सिमम होगी, तो भाई जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होंगे उसमें ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा सामने आएगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास फेरिक क्लोराइड जो है वो 4 आयंस जनरेट कर रहा है, उसके 1 मोल में 4 Na पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो रहे हैं हमारे पास मटेरियल में। सो दैट्स व्हाई चार्ली इज माय आंसर। Now, this question is specially for your understanding. This is a big trick in the entrance test. देखें, the highest freezing point will be of, ऊपर देखें मैंने क्या बोला था, मैंने लिखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, स्टूडेंट के जहन में एक गेम चल रही होती है, उसको जहन को उसी चीज को लेके चल रहा होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछी। माय डियर स्टूडेंट्स, MCQ है द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। I'm not talking about the colligative property, I'm just talking about a temperature point. Highest freezing point किसका होगा भाई, highest freezing point उसका होगा कि जिसमें impurity minimum होगी, depression minimum होगी। depression in freezing point उसमें ज्यादा होगा जिसमें impurity maximum होगी। अब देखें, मैं आपके सामने बात करता हूं, the highest freezing point will be of 0.1 मोलर ग्लूकोज, ये 0.1 Na पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सिंपल इतना आएगा। 0.1 मोलर NaCl, इसमें 0.2 Na पार्टिकल्स आ देंगे। 0.1 मोलर AlCl3, इसमें 0.4 Na पार्टिकल्स आ देंगे। और ये अमोनियम फॉस्फेट, ऑफ कोर्स इसमें भी मेरे पास 4 Na पार्टिकल्स आ जाएंगे। सबसे कम पार्टिकल्स कौन जनरेट कर रहा है, ग्लूकोज, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करके आया हूं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, वो 1 Na पार्टिकल कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। अब मैं फर्ज करूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास इसकी एडिशन से 0.1 मोल है ना, तो 0.186 डिग्री सेल्सियस डिप्रेस हुआ है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, इसमें डबल होगा, इसमें 3 गुना होगा, सो ऑन, अब मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे कम 0.1 मोलर ग्लूकोज की वजह से हमारे पास डिप्रेशन होगी। डिप्रेशन कम होने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट उसका हाई होगा कंपैरेटिव टू ऑल दीज 3।
फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर आएगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे इस क्वेश्चन के बाद। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं थर्ड एमसीक्यू, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। ऑफ एसिटिक एसिड इज फाउंड हाफ देन एक्सपेक्टेड इन बेंजीन, दिस प्रूव्स दैट। ये अभी मैंने जो बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड की मिसाल दी है, मैंने बेंजीन में ऐड किया है। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एसिटिक एसिड पोलर है, ये डायमर बनाएगा साइक्लिक डायमर, और इसके दो पार्टिकल एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेंगे। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास आंसर आता है जी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड, टोटली रेलेवेंट है जी। डायमर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यस दिस इज माय आंसर। मेरे पास उसकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितनी अमाउंट मैंने डाली थी एसिटिक एसिड की, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हाफ आई है, क्योंकि उसे मैंने बेंजीन में ऐड किया था, क्योंकि बेंजीन में एसिटिक एसिड का डायमर बन गया था, इसीलिए तो हाफ आई है कि दो यूनिट मिलके एक यूनिट के तौर पे बिहेव करते हैं। सो बीटा इज माय आंसर। नेक्स्ट चलते हैं एक और एमसीक्यू। बाय एडिंग इंप्योरिटीज इन द गुड क्वालिटी ऑफ एंटी फ्रीजर्स एजेंट इन द रेडिएटर्स इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, जब भी हम किसी भी एंटी फ्रीजिंग एजेंट में इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट अच्छा कहलाता है। क्यों, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एमसीक्यू की फॉर्म में अब आपके सामने है। डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर। ओके, बी डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, यस फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज द लिक्विड रेंज ऑफ द सॉल्यूशन, ये सारी बातें एक ही बात है, ऑल ऑफ देम। हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करने से फ्रीजिंग पॉइंट मतलब के डिप्रेस होने से लिक्विड रेंज बढ़ जाती है। ऑल ऑफ देम, द ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। इन लफ्जों के तकरार का मकसद है कि दिस एंट्रेंस टेस्ट मैटर्स, और इसमें ये कॉन्सेप्ट इसी तरह घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिस इज बीइंग डन फॉर यू पीपल स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन की। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है। एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी चेंजेस किस तरह होती हैं। डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, थोड़ी सी तवज्जो। भाई जब मैं सोल्यूट को ही कंसीडर कर रहा हूं किसी सोल्यूशन में, अभी मैं एक सोल्यूशन में सोल्यूट को कंसीडर करता हूं, इसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एक सॉलिड क्रिस्टल, हाँ जी है। जब सॉल्वेंट में ऐड किया तो ये आयनाइज हो गया, हाँ डिसॉल्व हो गया, हाँ टूट गई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जी। चाहे वो कोवलेंट है उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस टूट जाएंगी, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयंस के दरमियान जो बॉन्ड है वो डिस्टर्ब होगा, बॉन्ड तोड़ा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? सोल्यूट के पार्टिकल्स जब डिसोसिएट होंगे, सिमिलरली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी तो डिसोसिएट होंगे, आगे मैं हाइड्रोलिसिस में पढ़ाऊंगा आपको। तो आपके पास जब भी बॉन्ड टूटता है तो दिस फिनोमेनन इज एंडोथर्मिक। उसके बाद अब एक सोल्यूट का पार्टिकल, उसका लेट्स सपोज पॉजिटिव एंड और सॉल्वेंट का नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आके मिलते हैं, सोल्यूशन बन रहा है, इसका एक पार्टनर उसका बी पार्टनर दोनों मिल रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, एक्सोथर्मिसिटी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन में माय डियर स्टूडेंट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक। जब मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये जो सॉल्यूशन बना है ये ओवरऑल एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो मैं इन दोनों के नेट कंक्लूजन की बात कर रहा होता हूं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसकी पहली स्टेज में जो एंडोथर्मिसिटी है उसकी बाद की स्टेज की एक्सोथर्मिसिटी से अगर ज्यादा है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी एंडोथर्मिक, और अगर पहली स्टेज की एंडोथर्मिसिटी दूसरी स्टेज की एक्सोथर्मिसिटी से कम है तो ऑफ कोर्स ओवरऑल सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल बी एक्सोथर्मिक। मैंने यही चीज एलैबोरेट की है यहाँ पे। एंडोथर्मिक में कोल्ड सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स जब मैं एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता हूँ सोल्यूट डिसॉल्व होता है और ओवरऑल वो एंडोथर्मिक है तो वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो ठंडा होगा, और जो एक्सोथर्मिक होगा उसमें ऑफ कोर्स सॉल्यूशन जो है वो हीट अप हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेकिन आप लोगों के लिए लिख दी कि अगर इस चीज को भी कोई एमसीक्यू में पूछ ले तो हम आंसर कर सकेंगे। पॉजिटिव वैल्यू होती है जी एंडोथर्मिसिटी की, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख दी हैं, एग्जांपल भी लिख दी है कि पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इस तरह NaCl सोडियम क्लोराइड, दे आर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन, इनकी एनर्जेटिक्स एंडोथर्मिक होती है।
और अगर मैं बात करता हूँ लिथियम क्लोराइड की, लिथियम कार्बोनेट की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इनके साथ हमारे पास जो सोल्यूशन है वो गर्म हो जाता है, मतलब एक्सोथर्मिक सोल्यूशन फॉर्मेशन की एनर्जेटिक्स है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी मकसद से लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, आपके पास बुक में टेबल बने हुए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अमोनियम नाइट्रेट इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो एंडोथर्मिसिटी शो करता है। इन एग्जांपल्स को पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, हीट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बनते हुए ये जो भी हम पढ़ के आए हैं कि एक सॉल्यूशन बना, उसमें कुछ एक्सोथर्मिसिटी हुई, कुछ एंडोथर्मिसिटी हुई, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो क्या है देखें डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड might be exothermic, might be endothermic when one mole of the solute is dissolved to form infinitely dilute solution. Of course जब हम पढ़ रहे हैं एक सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो हमारे पास पूरी एनर्जेटिक्स का तब भी पता चलेगा ना जब एक एक यूनिट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कोई चीज बाकी बचेगी नहीं। क्लियर है? तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन किया। हीट ऑफ सॉल्यूशन इससे रिलेटेड थी, एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी से रिलेटेड। वो जो मैंने बोला कि हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, पहला पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये नेट कंक्लूजन है। पहली स्टेज में पार्टिकल्स के बॉन्ड टूटने की वजह से जो एंडोथर्मिसिटी होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और फिर नए बॉन्ड बनने की वजह से जो एक्सोथर्मिसिटी होती है, उन दोनों को मिलने से सॉल्यूशन या तो ठंडा होता है या गर्म होता है, या एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, और वो हीट ऑफ सॉल्यूशन को जस्टिफाई करता है। हाइड्रेशन, दिखने में ये लफ्ज बड़े सिमिलर लगते हैं, हाइड्रेट, हाइड्रेशन, सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेशन, हाइड्रोलिसिस। टेक्निकलिटीज पे फोकस कीजिएगा मेरे लेक्चर में, मेरे वर्ड्स पे। हाइड्रेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। व्हाट इज हाइड्रेशन? हम जब भी नॉर्मली सॉल्यूशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के जहन में यही ख्याल आता है कि भाई वाटर, चलें वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही कंसीडर करते हैं। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, इनको मैं साथ लेके चलता हूँ। हाइड्रेशन अगर सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेशन सेम फिनोमेनन अगर कोई और सॉल्वेंट है। क्लियर है? सो अभी हम पानी एज अ सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं तो हाइड्रेशन की बात करते हैं। क्या होता है, सोल्यूट को जब डिसॉल्व करते हैं उस वाटर में, तो हमारे पास वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड करते हैं सोल्यूट को, इंटरेक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं, घेर लेते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल जिस तरह से उसको डाइल्यूट फॉर्म में किया जा सकता है सराउंड कर लेते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग करते हैं। वो तमाम एनर्जेटिक्स जो भी मैंने पढ़ी हैं वो सारी होती हैं, और हमारे पास हाइड्रेशन का फिनोमेनन हो जाता है। डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट और सराउंड्स विद सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड टू फॉर्म infinitely dilute solution when one mole of the gaseous ion is dissolved. My dear students, एक ही बात है, ऊपर हाइड्रेशन एक फिनोमेनन है और हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हाइड्रेशन को परफॉर्म करने के नतीजे में निकलती है या ऐड होती है, वही एंडोथर्मिक, वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है। ये हाइड्रेशन एनर्जी है। अब इससे रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज डेंसिटी से एसोसिएटेड पूछे जाएंगे, वो मैंने ये लिख दी है आप लोगों के लिए। वॉच दिस। पहला, लैटिस एनर्जी, हम इसको पहले पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, या amount of energy required to break a crystal lattice, one mole of crystal lattice into the gaseous ions, isolated ions। ठीक हो गया। अगर तो मेरे पास वो जो सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट है जिसको मैं डिसॉल्व करने जा रहा हूं, जिसका मैं सोल्यूशन बनाने जा रहा हूं, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, यानी सोल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्वेशन कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। क्रिस्टल टूटेंगे, डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेंगे, एंड वाइस वर्सा। लैटिस एनर्जी अगर कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकते हैं, आगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक गैसियस आयन है, चाहे वो एनाइन है, चाहे वो केटाइन है। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि एनाइन इज ऑलवेज लार्जर एंड केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी,
क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। ओके, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना स्मॉल होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। और जितना चार्ज डेंसिटी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी। एनाइंस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है कि केटाइंस की? ऑफ कोर्स सर, केटाइंस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। एनाइंस का साइज बड़ा होता है, चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को सिमिलर कैटाइंस में या सिमिलर एनाइंस में अप्लाई करते हैं, जैसे एंट्रेंस के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। Which one of the following has maximum hydration energy? बताएं। अब मुझे सेंस होनी चाहिए, अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस आयन का साइज कितना बड़ा है। हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज आयनिक साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। सो ये चीजें मेरे जहन में है। मेरे पास सोडियम पॉजिटिव आयन एक तो लेफ्ट साइड पे है, इसका जो साइज है बड़ा है, एक यूनि पॉजिटिव आयन है। इसका पोटाशियम से कंपैरिजन करें तो पोटाशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा कम है, लेकिन साथ ही मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन को देखता हूं तो Mg डाइपॉजिटिव आयन जो है इसका साइज कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन से स्मॉलर है, यानी मैग्नीशियम का साइज इन तीनों रिमेनिंग से स्मॉलर है। और चार्ज इसका +2 है, चार्ज इसका कैल्शियम के बराबर तो है, लेकिन साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन का साइज स्मॉलेस्ट है और चार्ज गो के वो कैल्शियम के बराबर है, लेकिन इसके चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा। आगे हम रिलेटेड नाम है हाइड्रेट्स, इनकी बात करते हैं। व्हाट आर हाइड्रेट्स? सिंपल थिंग है, हम डिफरेंट फार्मूलाए पढ़ते हैं, हम डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट सॉलिड्स को देखते हैं। मैंने मिसालें दी आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इस तरह कॉपर सल्फेट .5H2O, बोरेक्स के साथ भी 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, बेतहाशा ऐसे कंपाउंड हैं। मैंने डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स में भी इनका तस्करा किया था। ये क्या कंपाउंड्स हैं? ये सॉलिड कंपाउंड्स हैं, इनमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप है। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल हैज अ लिगेंड अटैच है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, केमिकली इंटरैक्ट कर रहा है। सी द डेफिनेशन, द मॉलिक्यूल हैविंग chemically bound water in their solid crystalline structure, they are called as hydrates. So what are hydrates? They are specific salts के जिनके अंदर water of hydration मौजूद होता है। वो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है that is a little bit chemically impacted, हाँ उसको हीट दे के अलग किया जा सकता है। मेन Na2CO3 या Na2SO4 मेन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय किए बगैर सबसे पहले वाटर ऑफ हाइड्रेशन अलहदा होता है, बट दैट वाटर इज आल्सो केमिकली इंटरैक्टेड, ये ध्यान में रखना है। दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन होती है, इसमें आप डिफरेंट एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, वो नाम पूछ सकता है, वो पूछ सकता है बताएं जी मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O का नाम क्या? आप कहेंगे जिप्सम, गलत, आप कहेंगे एप्सम सॉल्ट। जिप्सम कौन सा बोला भाई? जिप्सम तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O है। ओके, यानी इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये भी क्लियर किया है कि आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनके नाम याद करना चाहते हैं, इट्स एडवाइस फॉर यू कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो बुक 2 है उसमें जो ओर्स के नेम्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। आपके एंट्रेंस टेस्ट में इस कॉन्सेप्ट को उस टेबल के साथ वो लिंक करता है जो कि बुक 2 में मौजूद है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? Aren't you getting confused? Hydration, hydrate, hydration energy, solvation and hydrolysis, ये फर्क है? बिल्कुल फर्क चीजें हैं, बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। मैंने हाइड्रेशन एक्सप्लेन कर दी, मैंने आपको मतलब हाइड्रेट्स के बारे में बता दी। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो वाटर लाइसिस, तोड़ना, बॉन्ड तोड़ना, हाइड्रोलिसिस। अब इसके दो एंगल से डिफाइन करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये कि आपने कोई भी सोल्यूट ऐड किया और वाटर के मॉलिक्यूल ने उसको तोड़ दिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग कर दिया। वो कैसे करेंगे? जब पानी अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को तोड़ के उसके साथ एंगेज होगा। क्लियर है? हाइड्रोलिसिस वो फिनोमिनन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप करता है, लाइसिस करता है, और उसका पॉजिटिव सोल्यूट के नेगेटिव से और इसका नेगेटिव OH नेगेटिव वाटर का सोल्यूट के पॉजिटिव से जाके मिलता है। तो डेफिनेशन देखें, इंटरैक्शन ऑफ द केटायंस एंड द एनायंस ऑफ द सोल्यूट विद H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? सो डेफिनेशन होगी सिंपल। अब आपके एंट्रेंस टेस्ट से एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने यहां पे लिंक किया है।
सिंपल हाइड्रोलिसिस हमें क्लियर है, हम जानते हैं जितने भी सॉल्यूट्स का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री वी पीपल आर स्टडिंग, एच पॉजिटिव उसके साथ मिल जाएगा, ओ एच नेगेटिव उसके पॉजिटिव यूनिट के साथ मिल जाएगा, हम हाइड्रोलाइज कर लेंगे। अब कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा, कौन सा नहीं होगा? याद रखें तमाम सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज नहीं होते। सॉल्ट्स जो एसिड और बेस से मिलके बने हो, वो कंपाउंड जो एक एसिड और बेस के मिलने से बनता है सॉल्ट कहलाता है। वो सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता है, हाँ, दैट कैन इजीली बी डिसोसिएटेड। रेशो का फर्क है, जब हम पानी में उसको डिसॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से एक कंपैटिबल एसिड और कंपैटिबल बेस बन जाएगा, पॉसिबल है। रिएक्शन दोबारा नहीं होगा क्योंकि खास पीएच पे सस्टेन करेंगे ना वो, तो जो भी पीएच होगी, अगर मेरे पास सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन हाइड्रोलिसिस के नतीजे में बनेगा वो बेसिक होगा। ये भी एमसीक्यू बोला है मैंने, ये ध्यान में रखिए कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। वाइस वर्सा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट पानी में डिसोसिएट करेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। यानी हाइड्रोलिसिस होगा अगर पीएच रेंज या तो एसिडिक हो या स्लाइटली बेसिक हो। डन है। बट व्हाट इफ आई एम गोइंग टू ऐड अ सॉल्ट which is a combination of a strong acid and strong base, strong acid और strong base का combination है, उसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन रेशो सस्टेन करेगी, पीएच 7 ही रहेगी, और हम नहीं कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस हुआ है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करेगा लेकिन परमानेंटली बॉन्ड ब्रेक करके किसी एक के साथ अटैच नहीं होगा। ये पॉइंट सुन लें, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट हाइड्रोलाइज। एक एमसीक्यू शेयर करता हूं एंट्रेंस टेस्ट का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हाइड्रोलाइज? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। मैंने क्वेश्चन किया विल नॉट हाइड्रोलाइज, NaCl, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इट विल नॉट हाइड्रोलाइज। अमोनियम सल्फेट आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH कास्टिक सोडा और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड इनका सॉल्ट है, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाँ, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके कॉम्बिनेशन से हो जाता है। तो डेल्टा विल बी माय ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एमसीक्यू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन आयोनाइज? अब मैं हाइड्रोलिसिस की बात नहीं कर रहा, मैं आयोनाइजेशन की बात कर रहा हूं। आयोनाइज तो सारे सॉल्ट्स होते हैं, मसलन ऑप्शन ए NaCl बेशक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, आयोनाइज होगा। हाइड्रोलाइज नहीं होगा लेकिन आयोनाइज होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट है, आयोनाइज होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों का सॉल्ट है, ये भी आयोनाइज होगा और ये हाइड्रोलाइज भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आयोनाइज था, तो मैं कहूंगा ऑल ऑफ देम कैन बी आयोनाइज्ड। वेल डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज टुडेज लेक्चर, द सेकंड हाफ ऑफ द सॉल्यूशन। इसको एक्सप्लेन किया गया विद एग्जांपल्स ऑफ एमसीक्यूज, कीपिंग इन माइंड द स्ट्रेटजी ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आप मजीद तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।